कमलपुर नामक गांव में पूनम अपनी बेटी रीना के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मुझे खाने के लिए इस घर में कुंडली मारकर बैठी है। तेरी शक्ल देख देख के तो मेरा वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, आज आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ? तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। मैं समझी नहीं माँ जी। अगर तू एक बेटा जनती तो कम से कम मेरे बेटे का वंश तो चलता। बेटी जनी है तूने, ये तो अपने घर चली जाएगी और बेटे को तो खा ही चुकी है। माँ जी, वो तो आपके बेटे थे, मेरे तो वो सब कुछ ही थे। शीला पूनम को इसी तरह से ताने दे रही थी। तभी उसकी बेटी रीना वहाँ आ जाती है, जिसको बहुत तेज भूख लग रही थी। मम्मी, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। आज स्कूल में शिवानी डोसा लेकर आई थी, मुझे भी डोसा खाना है। डोसा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम दोनों का क्या मैं अचार डालूंगी? मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। निकल जाओ इस घर से। माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोने में रहने दो ना माँ जी। शीला उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। रोते रोते उन्हें एक डोसे की दुकान दिखती है। वहाँ जाकर वो डोसा मांगती है। मेरी बेटी बहुत देर से भूखी है माँ जी, थोड़ा सा कुछ दे दो। मुझे लगता है तुम दुनिया की सताई हुई हो। क्यों ना तुम मेरे डोसे की दुकान पर काम कर लो। हाँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा अपनी बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। सास ने घर से निकाल दिया, ना ही घर में ठिकाना है ना ही बाहर। मैं जरूर आपकी दुकान पर काम करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें डोसा बनाना सिखाती हूँ। पूनम उसकी दुकान पर डोसा बनाना सीखती है और उस दुकान को चलाने में उसकी मदद करती है। कुछ दिन बाद बुढ़िया सारी दुकान उसको सौंपकर भगवान को प्यारी हो जाती है। पूनम और रीना उस दुकान को चलाया करती थी। एक दिन की बात, जब एक भिखारी वहाँ पर उसे भीख मांगने आता है। एक वक्त हमारा भी ऐसा ही था, हमें भी दर दर की ठोकरें खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लो भैया, तुम ये डोसा खा लो। भिखारी वहाँ से डोसा खाकर चला तो जाता है, पर एक डोसे को उसको देते हुए कहता है कि इस डोसे को हमेशा अपने पास रखना। वो ऐसा ही करती है। जब भी वो डोसा पास में होता था तो उन दोनों माँ बेटी को डोसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही डोसा बनकर तैयार हो जाते थे। माँ, ये डोसा तो चमत्कारी है। इसके होते हुए हमें डोसे की कोई कमी नहीं होगी। जैसा चाहो वैसा डोसा अपने आप बन जाता है। इसे तो हमारी बिक्री और होने लगी है। हर कोई हमारे डोसे को पसंद कर रहा है। हाँ, हमने उस भिखारी की मदद की तो उसने हमें आशीर्वाद के रूप में एक जादुई डोसा दे दिया। इससे अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सबकी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। अब पूरे कमलपुर में पूनम के डोसे की चर्चा हो रही थी। हर कोई पूनम के डोसे को खाने के लिए लालायित था। पूनम की दुकान के आगे डोसे खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। जब ये बात शिवानी को पता चली तो वो पूनम से मिलने उसके घर आ गई। पूनम, मैंने तुझे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। चल, अब घर चल। नहीं माँ जी, मैं यहीं पर रहकर अपना और रीना का गुजारा कर लूंगी। अच्छा ये बता, तुझे इतना अच्छा डोसा बनाना कैसे आया? तो आज तेरी दुकान के आगे लाइन लगी हुई है। दादी माँ, पता है, हमारे पास एक जादुई डोसा है जो हमारी हर मुसीबत में सहायता करता है। रीना अपनी दादी माँ को सारी बातें बता देती है। शिवानी उस डोसे को चुराने का इरादा बना लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसकी सफलता का। अगर वो डोसा मेरे हाथ लग गया तो मुझे भी गरीबी में दिन काटने की जरूरत ना पड़ेगी। मैं भी अमीर हो जाऊंगी। आज रात यही रुक जाती हूँ और उस डोसे को चुराने की कोशिश करती हूँ। शिवानी वही पूनम के पास रुक जाती है और जब पूनम और रीना सो जाते हैं तो वो उस जादुई डोसे के पास जाती है। अच्छा, तो ये डोसा है जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। अब इस डोसे को मेरे पास होना होगा। शिवानी जैसे ही डोसे को हाथ लगाती है तो डोसा अपने आप को बहुत ज्यादा गर्म कर लेता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है।
इससे तो मेरा हाथ ही जल गया है। एक काम करती हूँ, इसे कपड़े से पकड़ती हूँ। शिवानी उसे कपड़े से जैसे ही पकड़ने के लिए जाती है तो वो अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेता है और शिवानी को अपने अंदर समा लेता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे इस डोसे से बचाओ, इसमें तो मेरा दम ही निकल जाएगा। पूनम, रीना, इधर आओ, मुझे बचाओ इस डोसे से। आवाज सुनकर पूनम और रीना भागी भागी आती है और शिवानी की ऐसी हालत देखकर सब कुछ समझ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ये जादुई डोसा चुराने के लिए आई थी जिससे तुम्हारी दुकान ना चले और मैं इसे अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दूं। पर मैं गलत थी, मैं अमीर होना चाहती थी, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने तो पहले ही तुम दोनों को घर से बेदखल कर दिया था। उसके बाद भी तुमने मुझे रात को रुकने की इजाजत दी और मैंने तुम्हें धोखा दिया। डोसे, तुम मेरी माँ जी को छोड़ दो, इन्होंने लालच में आकर ऐसा किया है, ये अब ऐसा नहीं करेंगी, कृपा करके इन्हें माफ कर दो। डोसा शिवानी को अपने अंदर से आजाद कर देता है। शिवानी वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। इस डोसे ने हमें सब कुछ दिया और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, तो क्यों ना हम इसकी मदद से लोगों की मदद करें। जो लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं, क्यों ना हम इस डोसे से उन लोगों का पेट भरे। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। जिस तरह से एक बार हमें खाने की जरूरत थी और हमें किसी ने खाना नहीं दिया था, इसी तरह से ऐसे किसी की जिंदगी में दिन न आए। पूनम और रीना रोज डोसे का भंडारा करके लोगों की मदद करने लगे। एक नगर में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। मोहित को हर समय भूख ही लगती रहती। मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे अभी कुछ देर पहले तो 4 आलू के पराठे खाए थे, फिर से भूख लग गई। क्या मम्मी, अब भूख लग गई तो क्या करूं? मुझे कुछ खाने को दो बस। अच्छा रुक, अभी तेरे लिए हलवा बना देती हूँ। हलवा बनाने में तो समय लगेगा ना, तब तक भूखा बैठा रहूं क्या? जब तक हलवा बनता है तब तक कुछ और दो। मम्मी उसके सामने 6 केले रख देती है। ये लो, जितने केले खाने हो खा लो, तब तक मैं हलवा बनाती हूँ। मोहित एक एक करके 6 के 6 केले खा जाता है। मम्मी, हलवा बन गया। हाँ हाँ, बस ला रही हूँ। मम्मी मोहित के लिए हलवा लेकर आती है। मोहित सारा का सारा हलवा चट कर जाता है। इतनी भूख का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये मोटा होता जाएगा और फिर धीरे धीरे इसे बीमारियां जकड़ लेंगी। लेकिन क्या करूं? कितने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसकी भूख का इलाज नहीं कर पाया। आखिर क्या करूं? तभी उन्हें अपनी सहेली मालती की याद आती है, जो उन्हें अक्सर एक चमत्कारी बाबा के किस्से सुनाती थी। वो तुरंत ही मालती को फोन करती है। हेलो मालती, मैं स्वाति बोल रही हूँ। अरे स्वाति, कैसी हो? कहो, आज कैसे याद किया? मालती, वो जो एक बाबा है जिनके पास तुम अक्सर जाती हो, मुझे उनका पता चाहिए था। उनका पता अचानक? क्या बात है स्वाति, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं मालती, मेरा बेटा मोहित, मुझे उसे बाबा जी के पास लेके जाना है। बाबा जी के पास? क्या हुआ स्वाति, सब ठीक है? कुछ तो बताओ। स्वाति मालती को मोहित की भूख के बारे में सब कुछ बताती है। यदि ऐसी बात है तो तुम्हें जरूर मोहित को उन बाबा जी के पास लेके जाना चाहिए। वे मोहित की भूख का इलाज जरूर करेंगे। मम्मी अगले दिन ही मोहित को बाबा जी के पास लेके जाती है। बाबा जी, मेरे बेटे की समस्या का समाधान कीजिए। क्या समस्या है बेटी? इसे हर समय भूख लगती रहती है। बेटी, ऐसी समस्या है तो डॉक्टर के पास जाओ। मेरे पास क्या लेने आई हो? मैं दवा नहीं देता। कितने ही डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया, इसलिए आपके पास आई हूँ। बाबा जी मोहित को ध्यान से देखते हैं। वो उस समय भी बाबा जी के कमरे में रखे फल चुपचाप खाने में लगा था। इधर आओ मोहित बेटा, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? जी बाबा जी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो बेटा, ये समोसा ले लो, ये तुम्हारी भूख पर काबू करेगा। इसने तो मेरी भूख और बढ़ा दी, और आप कह रहे हैं ये भूख को काबू में करेगा? बेटा, इसे जब भी भूख लगे ये समोसा खिला देना। अब तुम जा सकती हो। मम्मी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर समोसा भूख कैसे काबू करेगा।
ये तो मोहित अभी खाकर खत्म कर देगा, फिर थोड़ी देर में उसे फिर से भूख लग जाएगी। मम्मी, वो जो बाबाजी ने समोसे दिए थे ना, वो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी उसे समोसा दे देती है। मोहित जैसे ही समोसे का पहला निवाला मुंह में डालता है, छी, कितना कड़वा समोसा है। कड़वा? ये क्या बोल रहे हो तुम? समोसा कभी कड़वा होता है भला? मम्मी समोसे का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल कर देखती है। ये तो कितना स्वादिष्ट है बेटा, तुम एक और टुकड़े खाओ। छी, ये तो बहुत खट्टा है। ये क्या लगा रखा है तूने? कभी कड़वा कभी खट्टा। समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मोहित का अब और समोसा खाने का मन नहीं करता। मम्मी, आप मुझे कुछ और दे दीजिए ना। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पकोड़े लाती हूँ। मम्मी पकोड़े की प्लेट लेकर मोहित के सामने रखती है। मोहित जैसे ही उसे उठाने लगता है, तभी देखता है वहाँ पकोड़े की जगह वही समोसा रखा है। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे समोसा नहीं खाना। आपके पास यदि कुछ और है तो दे दो, नहीं तो मैं बाहर जाकर कुछ खा लेता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तो तुम्हारे लिए पकोड़े लाई हूँ। मम्मी मोहित को प्लेट में पकोड़े दिखाती है, लेकिन मोहित के देखते ही पकोड़े समोसे में बदल जाते हैं। इसमें पकोड़े नहीं, समोसा है। छोड़ो, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे भी मुझे अब भूख नहीं लग रही। पहली बार इसके मुंह से सुना है कि भूख नहीं है, नहीं तो हर समय भूख भूख करता रहता है। कहीं ये समोसे का कोई जादू ही तो नहीं? मम्मी को बाबाजी की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि समोसा मोहित की भूख को काबू में करेगा। मोहित की भूख तो काबू में होगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जरूर भूख लगने लगी इस स्वादिष्ट समोसे को देखकर। मोहित तो इसे खाना नहीं चाहता, तो मैं ही खा लेती हूँ। ये सोचकर मोहित की मम्मी ने वो समोसा खा लिया। कुछ देर बाद मोहित रसोई घर में खाने के लिए कुछ लेने जाता है। क्या खाऊं, क्या खाऊं? हाँ, ये बिस्किट खा लेता हूँ। मोहित जैसे ही डिब्बे में बिस्कुट निकालने लगता है कि वहाँ बिस्कुट की जगह समोसा आ जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? हर जगह समोसा ही समोसा दिख रहा है। मैंने तो बिस्किट निकाले थे, फिर ये समोसा कहाँ से आ गया? मोहित को फिर से अपना पेट भरा भरा लगने लगता है और वो बिना कुछ खाए ही वहाँ से चला जाता है। मोहित की मम्मी रसोई में कुछ सामान लेकर आ रही थी। वहाँ समोसा रखा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। अरे ये क्या? समोसा तो मैंने खा लिया था, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? लगता है ये जादुई समोसा है। तभी बाबाजी ने कहा था कि ये मेरे बेटे की भूख का इलाज करेगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मोहित जब भी कुछ खाने लगता, समोसा उसके सामने आ जाता। यदि वो समोसा खाने की कोशिश करता तो कभी उसे वो कड़वा लगता, तो कभी खट्टा, कभी मीठा, तो कभी तीखा। लेकिन उस जादुई समोसे का जादू मोहित की सेहत सुधारने में असरदार रहा। जल्दी ही मोहित का वजन कम हो गया और उसे हर वक्त लगने वाली भूख भी बंद हो गई। गुरुनाथ सिंह के घर एक मंगू नाम का बावर्ची काम करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता था। उसके पकाए हुए भोजन को खाकर सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। सभी पकवान में से सबसे स्वादिष्ट उसकी बिरयानी लगती थी। गुरुनाथ के जितने भी आस पड़ोसी और रिश्तेदार थे, वो सभी मंगू के बनाए हुए बिरयानी के दीवाने थे। एक दिन गुरुनाथ के घर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। अरे ओ मंगू, जरा इधर तो आना। जी साहब, बोलिए, क्या बात है? शाम के वक्त कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाना है, जिससे सभी खुश हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिरयानी बनाने का काम में तुम लग जाओ। जी साहब, जैसा आप चाहे, मैं अभी से ही तैयारी में जुट जाता हूँ। मंगू बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाता है। शाम के वक्त गुरुनाथ के मेहमान आते हैं। मंगू उन्हें बिरयानी परोसता है। सभी बिरयानी खाकर बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे, ये तो मंगू का कमाल है। इतने स्वादिष्ट भोजन वही बना सकता है। यह सुनकर सभी मंगू को बुलाकर उसकी बहुत तारीफें करते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं तो कहता हूँ होटल खोल लो, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। धन्यवाद साहब, आप सभी लोगों को मेरी बनाई बिरयानी पसंद आई, वही मेरे लिए काफी है।
फिर कभी मन हो तो कहिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। इसी तरह सभी मंगू की बनाई बिरयानी की तारीफें करते थे। अचानक गुरुनाथ को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से वह बहुत परेशान होता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। घर के खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पैसे की बहुत कमी हो गई थी। मंगू गुरुनाथ के घर में काम करके जितने पैसे कमाता था वह अपने घर वालों के पास गांव में भेज देता था। गुरुनाथ के पास पैसों की कमी के कारण वह मंगू को तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। मंगू अपने साहब की हालत जानता था, इसीलिए उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। एक दिन गुरुनाथ खुद ही मंगू से कहता है। अगले दिन भी उसके ढाबे पर बहुत भीड़ होती है। पूरे दिन वह काम में व्यस्त रहता है और बहुत पैसे कमाता है। इसी तरह मंगू का ढाबा खोले 1 हफ्ता ही बीता था। अब तक उसने सारे उधार के पैसे लौटा दिए थे। अगले दिन से जितने भी पैसे कमाने वाला था वह सब उसका मुनाफा होने वाला था। जैसे ही अगले दिन वह ढाबे पर आता है तो देखता है उसके ढाबे के सारे सामान गायब हो चुके हैं। कुर्सी टेबल सब गायब था और उसका चूल्हा जिस पर बिरयानी बनाता था वह भी गायब था। अरे, ये अचानक मेरे ढाबे के सारे सामान कहाँ गायब हो गए? क्या यहाँ कोई चोरी हुई है? वह यह सब सोच ही रहा था, तभी पड़ोस का एक आदमी वहाँ आता है। ओ भाई मंगू, तेरे दुकान पर तो चोरी हुई है। उन चोरों ने इन दिनों काफी दुकानों में चोरियां की है। भाई जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? कैसे चलाऊंगा अपना ढाबा? इतना कहकर वह नीचे जमीन पर बैठ जाता है। आज ही तो मुझे मुनाफा होने वाला था और ये सब हो गया। अभी तक जितने पैसे कमाए वो तो लोगों के उधार चुकाने में लग गया। अब कहाँ से लाऊंगा पैसा? मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है जिससे मैं वापस नई चीजें खरीद पाऊँ और लोगों को बिरयानी खिला सकूं। सबसे पहले तो मुझे नया चूल्हा लाना होगा, तभी कोई काम हो पाएगा। यही सोचता सोचता जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एक जगह उसे बहुत पुराना सामान फेंका हुआ दिखता है। उसमें एक चूल्हा भी दिखता है। इस चूल्हे को ही लेकर जाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। मंगू उस चूल्हे को लेकर आता है और उसे जलाता है। एक ही बार में वह चूल्हा जल जाता है। वाह, इतना पुराना दिख रहा है फिर भी अभी तक सही है। मंगू सोचता रहता है, अब बर्तन और बिरयानी बनाने का सामान किसी भी तरह लाना होगा। तभी वह पीछे मुड़कर चूल्हे की तरफ देखता है। चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा पतीला चढ़ा हुआ था। अरे, अचानक ये पतीला यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। मंगू देखता है पतीले के बाद उसमें बिरयानी बनाने का कच्चा सामान आ जाता है और थोड़ी ही देर में बिरयानी पकना शुरू हो जाती है और बिरयानी पककर तैयार भी हो जाती है। चूल्हा अपने आप ही बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई बिरयानी चूल्हा दिखाई देता है। खुद ही इसने बिरयानी बना डाली। बिरयानी की महक से वापस से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंगू सभी को बिरयानी खिलाता है और शाम तक बहुत पैसे कमाता है। ईश्वर ने चमत्कार कर दिया। आज उनके दिए हुए इस जादुई चूल्हे की वजह से मैं वापस अपना काम शुरू कर पाया हूँ। कई महीनों तक मंगू का ढाबा हर रोज चलता है और अब उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। जादुई चूल्हा कुछ ही मिनटों में बिरयानी बनाकर तैयार कर देता था, जिस वजह से मंगू को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मंगू के ढाबे पर उसके पुराने मालिक गुरुनाथ आते हैं। वाह मंगू, क्या बात है, तू तो बहुत प्रगति कर रहा है। जी मालिक, सब आपकी कृपा है। आइए बैठिए, बिरयानी खिलाता हूँ। मंगू गुरुनाथ को बिरयानी खिलाता है और पूछता है, क्या हुआ साहब, आपको नौकरी मिली या नहीं? हाँ मंगू, अब मेरी नई नौकरी लग गई है। कल हम दूसरे शहर में रहने के लिए रवाना हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चला जाऊं। गुरुनाथ मंगू से मिलकर अगले दिन दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। मंगू मन लगाकर काम करता है। उस ढाबे के आसपास और जहाँ ढाबा था वहाँ का जमीन गुरुनाथ के दोस्त से खरीद लेता है और दिन प्रतिदिन और भी मशहूर हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा होटल खोल लेता है। अब वह उस जादुई चूल्हे को बहुत कम ही इस्तेमाल करता था। जब बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलता था तभी वह जादुई बिरयानी चूल्हा का इस्तेमाल करता था। मंगू अपने साथ कुछ आदमियों को रख लेता है और बहुत ही सफलतापूर्वक अपने होटल को चलाता है।